तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो जैसा कि मेरे साथियों, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, आव्यूह को ख़त्म किया था भाई। अब आव्यूह ख़त्म हो चुका है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सारड़िक। सारड़िक एक नया टॉपिक कहें या आव्यूह का ही दूसरा पार्ट कहें, हम कह सकते हैं कि आव्यूह का दूसरा ही पार्ट होगा, क्योंकि सारड़िक जो होता है किसी आव्यूह का मान निकाला जाता है। यानी कोई आव्यूह दे रखा होता है, जो वर्गाव्यूह हमने पढ़े थे आव्यूह में, वर्गाव्यूह जैसे 1/1 का कोई आव्यूह जिसका क्रम 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, यानी कि इनके मान निकालना, इनका डिटर्मिनेंट निकालना, इनका सारड़िक निकालना। ठीक है भाई, इस नई एक्सरसाइज नए टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। तो नया टॉपिक है हमारा सारड़िक। आव्यूह के बाद जो आता है दूसरा टॉपिक वो आएगा हमारा सारड़िक। तो चलिए बात करते हैं सारड़िक के बारे में। तो सारड़िक और कुछ नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, देखो सिंपल है सारड़िक। जैसे आव्यूह सिंपल था वैसे ही सारड़िक भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई आव्यूह है ए, कोई आव्यूह ए क्या है, उसके अवयव हैं 2/2 का ले लेते हैं, A1 B1 A2 B2। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से हमने क्या ले लिया, कोई आव्यूह ले लिया। अब ये कह रहा है इस आव्यूह का, इस मैट्रिक्स का मान निकालिए, इस आव्यूह का, इस मैट्रिक्स का मान निकालिए, इसका सारड़िक निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं और हिंदी में सारड़िक कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सारड़िक को दिखाने की, तो देखो सारड़िक को हम इस तरीके से, ये जो दो लाइनें बनी हुई हैं इसके बीच में लिखते हैं भाई। जो भी आव्यूह है इन दो लाइनों के बीच लिखा जाता है, ये सारड़िक का साइन होता है। दिखने में ये मॉड के जैसा होता है लेकिन ये मॉड नहीं है, ये मॉड किसी भी एंगल से नहीं है। क्योंकि मॉड का चक्कर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मॉड के अंदर जैसे कि प्लस का 2 है और मॉड के अंदर माइनस का 2 है मान लीजिए, तो मॉड खोलते हैं तो प्लस का 2 निकलता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी, किसकी, सारड़िक की, तो ये जो साइन है, अगर सारड़िक के तौर पे अगर हम बात करें तो याद रखना, अगर अंदर प्लस का 2 है तो बाहर भी प्लस का 2 आएगा, अगर अंदर माइनस का 2 है तो बाहर भी माइनस का 2 ही आएगा। ये सारड़िक होता है। सारड़िक और मॉड में यही डिफरेंस होता है। तो यानी कि हमें ए का क्या निकालना है, सारड़िक निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों लिखे दिख जाए, समझ जाना कि डिटर्मिनेंट निकालना है, हमें सारड़िक निकालना है। ठीक है भाई, यानी कि ये किस में बदल जाएगा, फिर ये जो ब्रैकेट बना हुआ है आव्यूह वाला जो होता था, ये अब किस में चेंज हो जाएगा, सारड़िक के ब्रैकेट में। तो सारड़िक का ब्रैकेट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा भाई आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से तो किसी आव्यूह का हमने क्या निकाला, सारड़िक। तो हम किसी आव्यूह का सारड़िक निकालेंगे। तो जैसे आव्यूह में हमें देखने को रो मिलती थी, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, सेम सारड़िक में भी हमें रो देखने को मिलेंगी, सेम वैसे ही ऐसी कॉलम भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपका 2 कॉलम हो गए और ये 2 रो हो गई, जैसे आव्यूह में हुआ करती थी इजीली। और ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, वही है सारी चीज़ें, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं आती जाएंगी, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब बात करें कि डिटर्मिनेंट यानी कि सारड़िक किन किन आव्यूहों का निकाल सकते हैं हम। तो याद रखना भाई, जो सारड़िक निकलता है, जो डिटर्मिनेंट निकलता है, वो सिर्फ वर्ग आव्यूहों का ही निकलता है। जैसे 1/1 का कोई आव्यूह हो, है ना, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का। अब आपके सिलेबस में 3/3 तक ही है, 4/4 तक नहीं जाएगा, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं 1/1 का कैसे सारड़िक निकालते हैं, 2/2 का कैसे निकालते हैं और 3/3 का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1/1 का सारड़िक कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लो कोई आव्यूह है ए, ठीक है भाई, और वो क्या दे रखा है, 1/1 का दे रखा है, जैसे कि 2। ठीक है भाई, है ना, ये दे रखा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका सारड़िक निकालना है। तो सारड़िक निकालते हैं तो क्या होता है, सारड़िक का साइन आ जाता है और इसमें भी क्या लग जाएगा, सारड़िक का साइन लग जाएगा भाई। मतलब सारड़िक वाला ब्रैकेट लग जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। 2 डंडों के बीच में लिखा जाता है डाटा को एक तरीके से। तो इसका जो मान हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर होता है वही मान आ जाता है बाहर। यानी कि इसका जो सारड़िक आएगा ना, इसका सारड़िक 2 ही आएगा, यानी जो अंदर होता है वही बाहर आ जाता है भाई। 1/1 के में कोई परेशानी नहीं होती। इसका जो क्रम है ना वो कितना है, 1/1 का, यानी जो सारड़िक हमने सॉल्व किया 1/1 का सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं 2/2 का सारड़िक कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर अभी हमारे पास 2/2 का दे रखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखना भाई। इधर बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे 2/2 का चल रहा था, ये मैंने 2/2 से ही बताना शुरू किया था। ये तो 1/1 का हो गया, तो 1/1 का अगर अभी मिल जाए तो उसका सारड़िक कुछ इस तरीके से निकालते हैं। वहीं अगर 2/2 का आ जाए तो कैसे निकालते हैं, तो एक बात याद रखना, क्रॉस गुणन से। क्या,
क्रॉस गुणन से। कैसे? इसकी पोजीशन क्या है A11, इसकी पोजीशन क्या है A12, इसकी पोजीशन क्या है A21, इसकी पोजीशन क्या है A22। इसका मतलब होता है रो कॉलम रो कॉलम, पहली रो पहले कॉलम का अवयव, पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव, दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव, दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव। क्या करते हैं, दूसरी रो दूसरे कॉलम के अवयव का गुणा करते हैं सबसे पहले पहली रो पहले कॉलम के अवयव में, यानी कुछ इस तरीके से। यानी कि A22 का गुणा करेंगे A11 में, यानी कि B2 का गुणा करेंगे किसमें मेरे दोस्त, A1 में, B2 का गुणा करेंगे किसमें, A1 में, ठीक है। और उसके बाद करेंगे A21 का गुणा करेंगे A12 में, है ना। तो इस तरीके से क्या आएगा, A2 का गुणा हो जाएगा किसमें, B1 में, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से किया जाता है दोस्त, बातें नहीं। ए सीधे बैठ दोस्त, सीधे बैठो। और बातें नहीं बिल्कुल भी, आवाज क्यों निकाल रहे हो, पता है ना क्लास चल रही है यार, वो क्लास तुम्हारी डल जाए इस वजह से कर रहा हूँ मैं, तब तुम इसमें भी शोर करोगे। करो जल्दी, शांति से, शांत बिल्कुल, जो करना है करो, मुझे नहीं पता, शांति से करो। हाँ भाई, क्या किया था हमने, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें, पहले इसका इसमें करा जाता है, फिर इसका इसमें किया जाता है माइनस करके, ठीक है भाई। ये क्या निकल के आया, ये 2/2 के सारणिक का मान निकल के आया, यानी कि इस तरीके से सारणिक का मान निकाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं भाई, इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये सारणिक का क्या है, प्रसार है। ये क्या है, सारणिक का प्रसार है, इसे हम सारणिक का प्रसार कह सकते हैं, या इसे सारणिक का विस्तार भी कह सकते हैं। क्या, सारणिक का मान कह लो इसे, सारणिक का प्रसार कह लो इसे, या सारणिक का विस्तार कह लो, बात एक ही है। विस्तार कह लो, सारणिक का मान कह लो, सारणिक का प्रसार कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये 2/2 के सारणिक का हमारा प्रसार हो गया, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब ये सारणिक के अंदर जो डाटा दे रखा है, ये सारणिक के अवयव कहलाते हैं। जैसे आव्यूह के अवयव होते थे, ऐसे ही सारणिक के भी अवयव होते हैं। तो ये सारणिक के अवयव होंगे A1 B1 A2 B2, ये सारणिक के अवयव होंगे, ठीक है भाई। और इस सारणिक में कितने, इस सारणिक में कितने हैं, 2 पंक्ति है ना, 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इस सारणिक में कितने, देखो 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं भाई, ठीक है। 2 ही स्तंभ है, 2 ही पंक्तियां हैं। तो देखा जाए तो इस सारणिक में 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं, और इसके अंदर जो डाटा दे रखा है ये अवयव हैं किसके, सारणिक के, A1 B1 A2 B2 सारणिक के अवयव होंगे। और इसे क्या कहते हैं भाई, इसे सारणिक का प्रसार कहते हैं, प्रसार कह लो या सारणिक का मान कह लो, ठीक है भाई। कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, है ना भाई। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यही क्यों करते हैं, यानी इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा ही क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है भाई। यानी कि यही क्यों किया जाता है, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यही क्यों किया जाता, और कुछ क्यों नहीं किया जाता। तो इसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। तो देखिए, ये सारणिक होता है, ये जो सारणिक होता है, आप लोगों ने क्या क्या किया होगा, 10th क्लास में आप लोगों ने रेखिक समीकरण युग्म सॉल्व किए होंगे। 2 चर में रेखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, है ना, आप लोगों ने उनको सॉल्व किया होगा भाई। उनको युगपत समीकरण भी कहा जाता है, उनको क्या, युगपत समीकरण भी कहा जाता है। 2 चर में रेखिक समीकरण जो होते हैं, है ना, उनको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। उनको सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। तो उन्हीं समीकरणों को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका निकाला गया जिसे कहा गया सारणिक। तो भाई उन्हीं को सॉल्व करने के लिए क्या निकाला गया, दूसरा तरीका निकाला गया जिसे कहा जाता है सारणिक। तो भाई सारणिक में हम उन्हीं युगपत समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो एक बात याद रखना, 2 समीकरणों से 2/2 का बनता है, 1 समीकरण से 1/1 का बनता है, 3 समीकरण से 3/3 का सारणिक बनता है। अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें 2/2 के सारणिक की, यानी कि इस समय 2/2 के सारणिक में ये सारी चीजें क्यों की गई, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बड़े ध्यान से इधर देखिए, एक काम करते हैं, इधर से पहले इधर कर लेते हैं, इधर थोड़ी जगह है, इधर थोड़ी कम जगह है। देखो, मान लेते हैं 2 इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस के b1y इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस के b2y इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 चर, क्या 2 चर में रेखिक समीकरण युग्म या युगपत समीकरण ये हमें दे रखा है। अब इससे इस चीज को हम सिद्ध करना सीखेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना भाई। एक काम करते हैं, हम इनको आपस में बराबर कर देते हैं। कैसे, देखो a1x है ना, मैंने क्या किया, b1y को उधर ले गया भाई, तो इक्वल टू माइनस का b1y हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी। अब ऐसी सेम इसको भी उठा करके उधर ले जाएंगे, तो a2x इक्वल हो जाएगा माइनस का b2y,
ठीक है भाई, ये हमें दो समीकरण देखने को मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का दे देते हैं भाग। क्या? समीकरण फर्स्ट में, ठीक है भाई, सेकंड का भाग देने पर जब हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग देंगे तो कुछ इस तरीके का डाटा हमारे सामने आएगा भाई कि a1x अपॉन a2x इक्वल होगा माइनस के b1y अपॉन माइनस के b2y के। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके से बराबर देखने को मिलेगा। अब देखो, ऊपर भी x नीचे भी x खत्म, माइनस से माइनस खत्म, y से y खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का डाटा देखने को मिल जाएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। क्या मैं इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो a1 इंटू b2 इक्वल होगा b1 इंटू a2 के। किसी को कोई परेशानी है ना, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा? ये b2a1 अपनी जगह पे, ये b2a1 अपनी जगह पे, इसको इधर ले आए तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई? a2b1 इक्वल टू में क्या रह जाएगा? 0। बात खत्म। तो यानी कि कुछ इस तरीके से इसका प्रसार किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो ये बिल्कुल सेम आ गया, b2 a1 माइनस माइनस a2b1 बिल्कुल सेम। तो पता चला दोस्तों आखिर किस तरीके से, आखिर क्यों इसी चीज को किया जाता है। आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे, इनका जो डाटा है ना, यानी a1 की जगह देखो a1, नीचे a2 है तो नीचे a2, ऐसी सेम b1 की जगह b1, नीचे b2 है तो नीचे b2। ऐसे हम तमाम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे साढ़े के अंदर। ठीक है भाई, 3/3 का भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारी चीजें। तो आखिर 2/2 के में यही क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, 3/3 के साढ़े को सॉल्व करना, 3/3 के साढ़े का प्रसार करना या उसका मान निकालना। ठीक है भाई, उसको सीखने से पहले एक काम करते हैं, 2/2 के साढ़े के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं भाई, यानी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए, तभी हम 3/3 के साढ़े की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं 2/2 के टाइप के क्वेश्चंस को। 2/2 के साढ़े आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से हैं, इनके हमें मान निकालने हैं भाई। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और ईजी है। देखिए भाई इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन देखो, इसके सॉल्यूशन में एक काम करते हैं, इसको a बराबर मान लेते हैं भाई। a बराबर ये कोई साढ़े है 3 4 1 2। ठीक है भाई, इसका हमें क्या निकालना है? साढ़े निकालना है भाई, यानी सॉरी इस साढ़े का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसको हम चाहे क्या लिख सकते हैं? DETA इक्वल, है ना, 3 4 1 2, यानी हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं DETA, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या? अवयव ए का सारणिक। ठीक है भाई, अवयव ए का सारणिक। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, तो DETA इक्वल क्या आ जाएगा? सिंपल यार, इसका इसमें इंटू होता है, माइनस इसका इसमें इंटू होता है। तो 2 का 3 में करेंगे 2 × 3 माइनस 1 का 4 में करेंगे 1 × 4। ए बातें नहीं। तो कुछ इस तरीके से DETA क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस के 4 एकम 4, यानी कि DETA क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? 6 में से 4 के तो 2। यही इसका मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो देखिए सेम ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम इसे a बराबर मान लेते हैं, है ना, माइनस का 3 1 माइनस का 2 5। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम इसे, इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से, एक तरीके से मॉड का ऐसा जो साइन है ना, ये मॉड का साइन नहीं है, ये किसका? डिटर्मिनेंट का, यानी इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं। बातें नहीं। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या सारणिक ए क्या हो जाएगा भाई? इसका इसमें गुणा, यानी कि 5 × माइनस का 3 भाई, माइनस का 1 का माइनस के 2 में गुणा, तो 1 × माइनस का 2। तो कुछ इस तरीके से सारणिक ए निकल आएगा 5 या माइनस के 15, है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2 एकम 2। तो भाई ए का सारणिक क्या आ जाएगा? माइनस के 13। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर हो जाएगा। सेम इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसको और कुछ करना है? कुछ नहीं। कितना सिंपल था। ऐसे सेम अगला वाला देख लेते हैं भाई, ऐसे सेम अगला वाला भी हम देख लेते हैं। तो सेम अगले वाले में भी हमें यही करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है भाई,
इसका सॉल्यूशन देखिए, ये तो देखिए सेम ऐसे इसको सॉल्व करना है, इसमें भी कुछ नया और खास है नहीं। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसको किसके इक्वल लिख लेंगे, एक सेकंड, इसको ए के इक्वल लिख लेते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल क्या आ जाएगा भाई, सेम इसका सेम x माइनस 1 x प्लस के 1। मैं थोड़ा स्टेप बता दे रहा हूँ भाई, इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि नंबर भी हमें एग्जामिनर तभी देंगे जब हमें अच्छे से करके दिखाएंगे, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दो भाई। इसका इसमें गुणा होता है तो x का गुणा x में माइनस, फिर इसका इसमें गुणा होता है यानी x माइनस 1 का x प्लस 1 में। तो आप लोग इजीली देख पा रहे होगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या आ जाएगा, x का x में x स्क्वायर माइनस। अब आप लोग देखो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस 1 है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे ये कट गया। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया 1, इसका 1 क्या हो जाएगा भाई, इसका 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ तगड़ा इसमें खास था नहीं। तीनों क्वेश्चन सेम थे भाई, तीनों क्वेश्चन 2x2 के थे जो हमने सॉल्व किए। अब हम देखेंगे इसके बाद 3x3 के सारणिकों का मान या उनका प्रसार या उनका विस्तार किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं 3x3 के उप सारणिकों की तरफ। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब 3x3 के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है और उसका प्रसार कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि कोई हमने सारणिक 3x3 का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। ठीक है भाई, हमारे पास 3x3 का कोई सारणिक क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है भाई, इनका क्रम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है, अन्य किसी आव्यूह का सारणिक नहीं निकाल सकते भाई। डिटर्मिनेंट जो निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और किसी का नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे क्रम इसका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते पता चल रहा है 3x3 का है भाई। तो अगर हम बात करें, मान लो ये a बराबर है कोई, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा। तो एक बात याद रखना भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम उपसारणिक निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, उपसारणिक। जो आगे आने वाली एक्सरसाइज जो होगी उसमें आपको वीआईपी तरीके से सिखाया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक काम करते हैं, उपसारणिक बताने से पहले मैं तुम्हें वही बता देता हूँ इसका प्रसार कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उपसारणिक निकालना वगैरह वो सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले आप देख लीजिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो, इसका जो डिटर्मिनेंट, इसका जो सारणिक का मान जो निकाला जाता है ना, इसका जो प्रसार किया जाता है किसी भी आप एक रो को लेकर के, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है ना, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम ये कॉलम 3 है। आप इनमें से किसी को भी लेकर के इसका डिटर्मिनेंट या इसका मान निकाल सकते हो। क्या हुआ, हाँ भाई, इस सारणिक को हम क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहली वाली रो के अकॉर्डिंग इसका प्रसार करेंगे भाई। तो पहली वाली रो का हम सबसे पहला अवयव पकड़ेंगे भाई A1। क्या पकड़ेंगे भाई, A1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार करेंगे। एक चीज़ याद रखना, A1 के अकॉर्डिंग यानी इसका जब हम इस किसी भी अवयव के अकॉर्डिंग जब हम प्रसार करते हैं, वो जिस रो और जिस कॉलम का अवयव होता है उसके सभी पदों को इग्नोर करते हैं, बचे हुए पदों का उपसारणिक लिख लेते हैं, बचे हुए पदों का उपसारणिक लिख लेते हैं। तो A1 है ना, तो A1 लिया है ना, तो ये जिस रो में और जिस कॉलम में उनके सारे के सारे अवयवों को इग्नोर करेंगे, बचा क्या, ये चारों, ये चारों ही तो बचे। अब इनको लिख लो भाई, क्या क्या बचा, B2 B3 C2 C3। ये क्या कहलाएगा, ये A1 का उपसारणिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, A1 का उपसारणिक। ठीक है भाई, ये जो बचता है ना, ये A1 का उपसारणिक। A1 लिया था, ए इस कॉलम में है, इस रो में है, गायब कर दो भाई। ये बचा ना, ये उपसारणिक होगा किसका, A1 का। तो ऐसे मतलब उपसारणिक निकालना भी हम सीखते हैं। ठीक है, ये उपसारणिक निकालना होता है। अब सेम ऐसे B1 को ले लेंगे, किसको ले लेंगे भाई, B1 को। तो जरा ध्यान से देखना, A1 कौन से प्लेस पे है, पहली रो पहला कॉलम। B1 किस प्लेस पे है, पहली रो दूसरे कॉलम का। ठीक है, जो अवयव है ना B1 वो पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव है, और C1 क्या है हमारा,
पहली रो तीसरे कॉलम का अवयव है। तो याद रखना इन प्लेसों को जोड़ करके, एक और एक कितना आया 2, 2 और एक कितना आया 3, 3 और एक कितना आया 4। अगर सम आता है तो प्लस का साइन लेता है, विषम आता है तो माइनस का साइन लेता है, सम आता है तो प्लस का। बात समझ में आएगी नहीं आई? यानी कि ये जो इसका जो प्लेस है मैं बता दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कुछ इस तरीके से ये प्लेस है। यानी A1 हमारा कौन सा A11 अवयव है, B1 हमारा क्या है A12 अवयव है, C1 क्या है हमारा A13 अवयव है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से इनको जोड़ो, 1 and 1 2 तो ये प्लस का आएगा, 1 and 2 कितना 3 तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। ऐसे देखो ये 2 and 1 3 होते हैं, ये माइनस लेगा, ये 2 2 4 प्लस लेगा, ये 2 और 3 5 होते हैं यानी माइनस विषम है तो माइनस लेगा, है ना। ये 3 और 1 4 सम है तो प्लस लेगा, ये 3 और 2 5 विषम है तो माइनस लेगा, ये 3 और 3 6 तो प्लस लेगा। इस तरीके से चिन्ह परिपाटी हम समझ सकते हैं। देखो भाई, हाँ भाई, इन चिन्हों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस के 1 की पावर i प्लस के j। i क्या है, रो और कॉलम, ये पोजीशन होती है किसी भी अवयव की, किस रो किस कॉलम का है। जैसे मान लो पहला वाला है तो 1 1 i1 j1, तो इनकी जगह रख दो i और j की जगह, तो माइनस 1 की पावर क्या 1 प्लस के 1 क्या हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2। भाई माइनस की 1 की पावर अगर सम है तो हमेशा प्लस का बन देगा, अगर विषम है पावर तो हमेशा माइनस का बन देगा। बस इसी के सीक्वेंस में चलती हैं ये सारी चीजें। ठीक है भाई, अभी आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें सब कुछ निकालना सिखाएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लेना भाई, कुछ इस तरीके से। तो अब हम b1 को लेना चाहते हैं, किसको ले रहे हैं भाई हम b1 को, तो b1 क्या साइन के साथ आता है, माइनस के साइन के साथ, तो b1 आएगा। अब b1 का उपसारणिक क्या होगा, देखो इधर b1 का उपसारणिक क्या होगा, b1 जिस कॉलम और जिस रो में उसको छुपा दो, क्या बचा, ये यही तो बचे, ये और ये। ठीक है भाई, तो a2 A3 और C2 C3 यानी कि ये B1 का उपसारणिक होगा, B1 का क्या होगा, ये उपसारणिक होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। अब ऐसे C1 को लेंगे, किसको लेंगे, C1 को, तो भाई C1 प्लस का होता है तो प्लस का C1। भाई इनमें मत लगाने बैठ जाना कि ये माइनस का ये प्लस का, इनमें मत लगाना, सिर्फ इनमें लगाया जाएगा। ठीक है भाई, तो C1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, C1 इस कॉलम में है और C1 इस रो में, तो इनको बंद कर दो भाई, यही तो बचा 1 2 3 4, तो A2 A3 और B2 B3। मेरे प्यारे साथियों ये 2/2 का सारणिक नहीं दिख रहा है ना, ये 2/2 का सारणिक नहीं दिख रहे, तीनों 2/2 की सारणिक, इनको सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। तो क्या हो जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा भाई, यही तो डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा A1। भाई देखो इसका इसमें गुणा यानी B2 C3 माइनस का इसका इसमें गुणा B3 C2 माइनस B1। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा A2 C3 माइनस का इसका इसमें गुणा A3 C2। ठीक है भाई, ऐसी प्लस का C1, इसका इसमें गुणा A2 B3 माइनस इसका इसमें गुणा A3 B2। तो बात की जाए किसी भी 3/3 के सारणिक का मान या सारणिक का प्रसार किस तरीके से किया जाएगा, तो भाई कुछ इसी तरीके से किया जाएगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर के। मैंने ये पहली रो के साथ इसका प्रसार किया है, ऐसी सेम तुम दूसरी रो के साथ इसका प्रसार कर सकते हो। जैसे दूसरी रो का मैंने ये वाला अवयव ले लिया, तो ये कौन सी रो कौन से कॉलम है, इस रो में और इस कॉलम में छुपा लो, तो इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा, ये लिख देंगे इनकी जगह। ऐसी दूसरा वाला यूज कर लेंगे इस तरीके से। ऐसी तीसरा भी रो तुम ले सकते हो, या पहले कॉलम के साथ तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, या दूसरे के साथ तीसरे किसी के भी साथ तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। भाई किसी भी कॉलम के साथ तुम इसका मान निकाल सकते हो। क्या तुम्हें 3/3 के सारणिक का डिटर्मिनेंट निकालना आया समझ में? आखिर ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम तुम्हें बताएंगे भाई। आखिर यही क्यों करते हैं, क्या कारण है इस बात का। तो 3/3 के है ना, 3/3 का जो सारणिक होता है, ठीक है भाई, ये हमारे जो तुम्हारे रेखिक समीकरण युग्म होते थे ना, उसमें युग्म, अब युग्म की जगह क्या होगा, 3 समीकरण होंगे। युग्म में क्या होता है, 2 समीकरण होते हैं, अब इसमें क्या होगा, 3 समीकरण में दे रखे होंगे, तब जाकर के 3/3 का एक अवयव मिलेगा। 4 समीकरण वाले में 4/4 का मिलता है, 5 वाले में 5/5 का, कुछ इस तरीके से। इतने ज़्यादा नहीं आएंगे तुम्हारे, 3/3 तक का ही बात करेगा बस, इससे आगे की बात नहीं करेंगे हम, इससे ज़्यादा की बात भी नहीं करेगा वो। तो भाई कुछ इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो भी समझ लीजिए। ठीक है भाई, चलो
इसके पीछे का कारण भी ढंग से समझ लेते हैं। हाँ भाई देखो, तो मैंने 3 समीकरण ले लिए, a1x प्लस के b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब c1 कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन x और y कभी 0 नहीं होगा। अगर x और y 0 हो गया तो वो हमारा सारणिक 3/3 या 2/2 उसका नहीं रहेगा। x और y कभी 0 नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही a2x प्लस के b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ऐसे ही सेम क्या a3x प्लस का b3y प्लस का c3 इक्वल टू 0। ये 3 हमारे युगपत समीकरण है भाई। क्या है, जैसे युगपत वो हमने लिए थे, युगपत समीकरण रेखिक समीकरण युग में जो लिए थे, उन्हीं की तरह ये 3 समीकरण हो रहा है भाई। तो तुम इनको देखोगे ना, इनकी पोजीशन के हिसाब से देखो, a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, कुछ इस तरीके से 3/3 का हमें क्या मिल जाएगा। एक अगर डाटा ले लें तो उनका सारणिक तैयार करें तो सारणिक देखने को मिल जाएगा इनका, है ना, इनका सारणिक हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब इस चीज को कैसे सिद्ध करेंगे वो देखना जो बड़े ध्यान से भाई। देखो, हम जब 9th 10th क्लास में थे तो समीकरणों को सॉल्व करना कई तरीकों से हमने सीखा था। तो उनमें एक वज्र गुणनखंड विधि थी जो कि अब सिलेबस में नहीं रही है, वो हटा दी है 10th क्लास में, अब बच्चों को पढ़ने को नहीं मिलेगी। एक वज्र गुणनखंड विधि होती है, उसे समीकरण सॉल्व करना तुम लोगों ने ईजिली सीखे होंगे। तुम सब जानते होंगे कि वज्र गुणनखंड विधि से कैसे समीकरण सॉल्व किए जाते हैं, सब जानते होंगे, ईजी, कुछ भी नहीं है उसमें खास। तो उसी की मदद से हम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों में से कोई से भी 2 समीकरणों को उठाएंगे, कोई से भी 2, क्योंकि वो जो विधि है सिर्फ 2 इक्वेशंस पे ही क्या लगाई जा सकती है, तीनों पे नहीं लगा सकते भाई। तो या तो इन दोनों में लगा दो वज्र गुणनखंड विधि, और वहां से x और y के मान निकाल करके जो समीकरण बचा है ना उसमें रख दो, है ना। जैसे इन दोनों पे लगा दी तो इन दोनों से मान निकाल करके इसमें रख देंगे, या इन दोनों पे लगा दो वज्र गुणनखंड विधि, एक्स वाई के मान निकाल करके इसमें रख दो या इसमें और इसमें, इन दोनों में लगा दो, इससे एक्स और वाई के मान निकाल करके बीच वाली में रख दो। ठीक है, तो हम जैसे इसमें पुट करेंगे ना एक्स वाई का मान, बिल्कुल यही देखने को मिलेगा हमें, सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। तो मैं तुम्हें वज्र गुणनखंड विधि का पूरा प्रोसेस ना बता करके डायरेक्टली इधर सॉल्व करके लिख देता हूं। ठीक है, क्या करते हैं हम, इन लास्ट वाले दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और इससे एक्स वाई के मान जो हमें मिलेंगे ना वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो a1 है ना, a1 के अकॉर्डिंग ही तो ये मैंने सॉल्व किया था, रो 1 के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए मैं इन दोनों को सॉल्व करके पहले वाले में रखूंगा तो सेम ये देखने को मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके इसमें रखूं तो a2 के अकॉर्डिंग यानी रो 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ मिलेगा हमें, है ना। तो इसलिए हमने ये पहली वाली रो से किया था, इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके इसमें रख देता हूं तो बिल्कुल ये आ जाएगा। देखो कैसे, अब वज्र गुणनखंड विधि सभी लगाना जानते हैं, इजीली समझ भी जाएंगे। मैं इधर लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है भाई तो डाटा हमारे पास इन दोनों में, अंतिम दोनों समीकरणों में वज्र गुणनखंड विधि लगाने के बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना भाई। देखो हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों पे, लास्ट वाले जो 2 समीकरण थे, इन पे वज्र गुणनखंड विधि लगा करके ये x और y के हमने मान निकाल लिए भाई। किसका, x और y के मान निकाल लिए। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई यहाँ तक। देखो अब क्या करेंगे, सिंपल इस x के मान को इस पहले वाले समीकरण में इस x की जगह, इस y के मान को पहले वाले समीकरण में इस y की जगह, ठीक है, और इसको देखो ये c का मान होता है अचर पद का, ये किसका होता है, अचर पद का यानी c वाले का, तो इसको c की जगह क्या, यानी एक की जगह, अरे यार इसमें 1 का गुणा कर दूं मैं, सी में 1 का गुणा कर दूं तो 1 की जगह हम इसे लिख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी? ठीक है भाई, तो देखो रख देते हैं भाई, इजीली देख पाओगे। तो देखो a1 की जगह a1, ठीक है, x की जगह x का मान क्या है, b2c3 माइनस का b3c2। समझ में आया? ठीक है भाई, अब प्लस है तो प्लस, है ना। अब क्या करेंगे, b1, अब देखो y की जगह y का मान, यानी y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर निकालेंगे तो नेगेटिव के साथ आएगा। किसके साथ आएगा ये, नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो माइनस के साथ आएगा तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस का, ठीक है भाई, a2c3 माइनस का a3c2, है कि नहीं, और प्लस का ये c1, इस 1 की जगह क्या रख सकता हूं, इस 1 का मान ही ये, ठीक है भाई, a2b3 माइनस का a3b2, है ना। समझ में आ गया होगा, यानी कि ये हमें मिल जाएगा a1 b2c3 माइनस का b3c2 प्लस का b1, है ना। देखो अब यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा। सिंपल a2c3 माइनस का a3c2 और प्लस का c1 a2b3 माइनस का a3
B2। आप लोग देखोगे तो देखो A1 B2 C3 माइनस माइनस B3 C2 B3 C2 माइनस माइनस, देखो सेम आ रहा है बिल्कुल। यानी कि आप लोगों को पता चला आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं। सबको क्लियर हो गया होगा भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। देखो इन दोनों का गुणा करो, B2 C3 माइनस B3 C2 यानी इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, 3/3 का होना चाहिए। इस C1 C2 C3 की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलो। हाँ भाई, क्या तुम्हें ये इसका कारण अब समझ में आया? यानी कि देखो अगर 3/3 के सारणिक की बात की जाए तो इससे हमें सारणिक क्या निकल के मिलेगा? A1 B1 C1 है ना, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सारणिक में देखो सेम, क्या ये सारणिक के अवयव होंगे? सारणिक में 3 रो 3 कॉलम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, ये सारणिक के अवयव कहलाएंगे। किसी को कोई परेशानी? और ये सारणिक का क्या होगा? प्रसार होगा। प्रसार कह सकते हो, मान कह सकते हो, या विस्तार कह सकते हो। ठीक है, 3/3 के सारणिक का ये विस्तार होगा। ठीक है भाई, क्लियर? सभी को समझ में आया? अब एक लास्ट काम और कर लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है भाई, फिर आपकी ये पहली वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस इसके 3/3 के कुछ इस तरीके से हैं आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, हमारी एक्सरसाइज का टाइप 2 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 3/3 के सारणिकों को सॉल्व करने की कह रहा है भाई। कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए या प्रसार कीजिए। ठीक है, कुछ भी कह सकता है, प्रसार कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कुछ भी कह सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं और बाकी के आप लोग कर लेना, सेम है क्योंकि कोई परेशानी नहीं है। चलिए मैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, देखो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। A बराबर ले लेते हैं इसको। A बराबर क्या है? 402 1 5 माइनस 6 3 माइनस का 2 8। ठीक है भाई, हमें इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है, तो DET। ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की तो निकालना भाई। तो सारणिक क्या हो जाएगा? DET इक्वल, हाँ भाई पहली रो के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहली रो में हमें 0 देखने को मिल रहा है, यानी कि इजी रहेगा। 0 वाला इजी रहता है थोड़ा, क्योंकि 0 के से गुणा करोगे ना तुम किसी में भी 0 हो जाएगा। तो पहले वाले को पकड़ो भाई 4। ठीक है, अब ये जिस रो जिस कॉलम में खत्म, बचा क्या? ये चारों, इन चारों को सॉल्व कर दो भाई। 8 पंजे 40 माइनस 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे। अब सेम ऐसे 0 माइनस का 0। अब देखो ये बंद ये बंद। अब 8 का 1 में 8 एकम 8 माइनस 6 का 3 में 6 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये प्लस का 2। अब देखो ये बंद यानी ये चारों रह जाएंगे। अब 2 एकम 2 और 5 तिया 15, माइनस के 15। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस तरीके से हमें DET क्या देखने को मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें देखने को मिल जाएगा भाई प्यारे साथियों। 40 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 28 इंटू यानी 4 इंटू 28 माइनस। अब देखो 18 और 8 कितना हो जाएगा? तो 0 गुणा 18 और 8 कितना हो गया भाई मेरे प्यारे साथियों? 26। ठीक है, प्लस अब 2 इंटू ये कितना आ जाएगा? 15 और 2 17, माइनस के 17। ठीक है, अब देखो 0 से किसी में भी गुणा करो ये तो खत्म। और 28 चौके कितने होते हैं बताओ जल्दी से? डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा? 28 चौके जल्दी से बोलो क्या? 4 दूनी 8 80, 8 चौके 32, 80 और 32 कितने हो गए? 112। ठीक है भाई, ये माइनस दे तो 0 हो ही जाएगा। और ये प्लस का कितना बचा? 17 दूनी, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे इजीली कि हमें डिटर्मिनेंट A कितना देखने को मिल गया? 112 माइनस के 34। यानी कि हमें डिटर्मिनेंट A कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ से 112 में से 34 गए तो कितने बचे मेरे प्यारे साथियों? 78। क्यों 78 बचे ना? 78 ही इसका मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आंसर। अब मेरे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया कुछ इसी तरीके से। ये तीनों इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आप लोग कर लेना बस। इनमें कैलकुलेशन किसी में थोड़ी ज्यादा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब सेम ऐसे होंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए जय राम जी की, बाय बाय।